हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाति जनगणना, जिसको लेकर सरकार ने फैसला कर लिया है। तो डिटेल बात करेंगे क्योंकि 94 ईयर के बाद जाति जनगणना होने जा रही है। वैसे तो सेंसस यानी जनगणना वो होती रही है, लेकिन उसमें जाति को शामिल नहीं किया जाता रहा है SC ST को छोड़कर। ठीक है, तो इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य के प्रभाव जो भी होंगे उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ओके, और इसके अलावा भी कई और सारे टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सबको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया है। तो इससे पहले इस तरह की जनगणना कब हुई थी? कास्ट सेंसस कब हुआ था इससे पहले? आंसर होगा 1931, अंग्रेजों के ज़माने में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट है, कैबिनेट की एक कमेटी है और वो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, तो उसी ने फैसला किया है कि अगली जो जनगणना होगी यानी नेक्स्ट जो सेंसस होगा उसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जाएगा। यानी कौन व्यक्ति किस जाति का है ये सब पूछा जाएगा और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति है, उसमें अध्यक्षता तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और अलग अलग मेंबर होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये सब शामिल हैं। ठीक है, और इससे पहले कब हुई थी जातीय जनगणना? तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, 1931 में हुई थी। ओके, अच्छा, कौन करवाता है जनगणना? ये भी सवाल होता है एग्जामिनेशन में। तो कौन करवाता है? तो भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, अंग्रेजी में क्या कहेंगे हमें? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इनकी जिम्मेदारी होती है पूरे देश में सेंसस करवाना, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर सवाल हो कि इस वक्त कौन है कमिश्नर, क्योंकि काफ़ी चर्चा है तो इनके नाम की भी बात हो सकती है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण ये हैं अभी कमिश्नर। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इस वक्त के। ओके, और एक और बात बताऊं कि पहली बार होगा जब डिजिटल मोड में ये जनगणना होगी। डिजिटल मोड का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि तमाम जो भी जनगणना करने जाएंगे उनके पास टैबलेट होगा या कुछ ऐसा डिजिटल उपकरण होगा जिससे ये जनगणना की जाएगी, उसी में ये डेटा डाला जाएगा। ठीक है, ताकि गड़बड़ी भी ना हो, क्योंकि आज हम जब डिजिटल युग में हैं तो उसका भी यूज़ कर सकें। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि आखिर ये कैसे होगी, मतलब जातियों की गणना कैसे हो जाएगी? देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सूची में जो है ना वो 2650 OBC समुदाय की जाति हैं और SC श्रेणी की 1170 हैं, और ST कैटेगरी में 890 समुदाय हैं, जातियां हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में है। ठीक है, उसके अलावा जनरल जो कैटेगरी है उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। हालांकि राज्य सरकारों की भी OBC की समूह जो है ना वो अलग अलग है, उन्हें अपनी बना रखी है। तो इसको लेकर तैयारी चल रही है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है, और उसमें राज्य और केंद्र की जो OBC सूचियां हैं उन सबको मिलाया जा सकता है। और उसमें मतलब ये जो जनगणना है ना, कास्ट सेंसस, ये केवल सामान्य केवल गिनती ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें हर चीज़ मतलब सोशियो इकोनॉमिक सारा कुछ डेटा होगा। जैसे आप कितने हैं, कौन है, ठीक है, आपके परिवार में कौन कौन है, किस उम्र के हैं, मेल है फीमेल है, ठीक है, घर है, क्या आपके पास कार है, कितनी पढ़ाई की है, क्या स्थिति है, ठीक है, तो मतलब और जाति की होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरा पूरा स्पेशल पूरा डेटा होगा कि कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास कच्चे मकान है, कितने लोगों के पास पक्के मकान है, कौन कितनी सुविधा में रहता है, मतलब हमारी आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति है, सब कुछ पता चल सकेगा। साथ में वो उन जातियों का भी डेटा पता चल सकेगा कि किस जाति के किस कैसी स्थिति किन जातियों की। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात तो नहीं। अच्छा, कब होगी ये जनगणना? और तो देखिए, आमतौर पर हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस होता है, और पिछली बार 2011 में होना था 2021 में इस बार, लेकिन इसको अनिश्चित काल के लिए
स्थगित कर दिया गया था, टाल दिया गया था। वजह शुरुआती आई थी कोविड-19 महामारी की वजह से। उसके बाद ये फिर टलता चला गया क्योंकि डिमांड हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उधर आरजेडी और भी देश में बहुत सारे जो दल थे वो डिमांड कर रहे थे कि जो सेंसस हो उसमें कास्ट का भी डेटा होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। ओके, और हालांकि ये सरकार ने कहा हुआ है कि 2025 में हम शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक सेंसस की चीज़ें आगे हो। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि 1931 पिछली बार जातीय जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था, तो क्या उसके बाद कभी नहीं हुई क्या जातीय गणना? तो आपको बताऊं कि देखिए 1881 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई थी, उसके रिपोर्ट भी प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद फिर 1941 में जातीय आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन उस वक्त जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था ना, उसकी वजह से इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ठीक है, अच्छा 2021 में बहुत डिमांड हुई थी जनगणना के उस दौरान भी कि जातियों को भी शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। कैबिनेट में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। हालांकि सरकार ने क्या किया था 2011 में कि अलग से जातिगत सर्वेक्षण करवा दिया था, और उसका नाम क्या रखा गया था? सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित सर्वेक्षण, यानी सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस। और इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया था। दिक्कत वहीं पर हुई थी क्योंकि ये मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था, और ये जो था वो भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त के द्वारा नहीं किया गया था, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो उसके द्वारा नहीं किया गया। और ये जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया, तो इससे गलतियां बहुत सारी हो गई। उसमें क्या हुआ कि जब कास्ट की बात आई ना, तो अलग अलग टाइटल जोड़ दिया गया। जैसे अगर कोई गुप्ता लिख रहा है, कोई अग्रवाल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है, कोई मित्तल लिख रहा है, तो उन सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया था, जबकि सबको तो जाति के तौर पर तो एक ही जाति के हैं। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ था कि बहुत सारी हजारों हजारों जातियां हो गई थी। तो फिर सरकार ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये डेटा सही नहीं है, तो इसको हम, मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, हम जारी नहीं करेंगे। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया क्योंकि गलतियां थी बहुत सारी, ऐसे सरकार के द्वारा बताया गया। ठीक है, अच्छा एक और बात कि क्या 31 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के आंकड़े तो जुटाए जाते रहे हैं। ठीक है, वो कितने लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये सब तो जुटाए जाते रहे, और इसी के आधार पर विधायिका यानी संसद और विधान मंडलों में जो आरक्षण दिया जाता है वो रहा है। जैसे ये है ना, एससी सीट है या एसटी सीट है, आप जानते होंगे लोकसभा क्षेत्र का, तो इस तरह से दिया जाता रहा है। ओके, लेकिन जनगणना ना होके सर्वेक्षण और भी कई सारे हुए। एक तो ये हुआ था 2011 में, इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जिन्होंने जातीय सर्वेक्षण करवाए थे, उसको सेंसस नहीं कहेंगे, जनगणना नहीं कहेंगे। ठीक है, कर्नाटक ने करवाया था 2015 में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण। रिपोर्ट तैयार हुई लेकिन सरकार ने इसको सार्वजनिक नहीं किया था। जो सबसे सफल सर्वेक्षण हुआ था वो बताया जाता है बिहार का, 2022-23 में हुआ था। उसको नाम दिया गया था कास्ट सर्वे यानी जातीय सर्वेक्षण, और ये पहला राज्य था जिसने आधिकारिक तौर पर जातिवार जनसंख्या का डेटा 1931 के बाद प्रकाशित किया था। ठीक है, 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, उसके बाद पहली बार था ये। तो बिहार के जातीय सर्वेक्षण जो कि 2023 में सामने आया था, तो उसमें राज्य की जो टोटल आबादी है उसमें किन जातियों की क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये सब कुछ पता चला था। उसमें ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को मिलाकर 63% से अधिक आबादी थी। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना में भी हुआ था 2024 में, वहाँ सामाजिक, आर्थिक और जाति सर्वेक्षण नाम दिया गया था इसको, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे, और उसमें ये बताया गया कि पिछड़ों की आबादी 56.33% है। ठीक है, और उसमें एससी की आबादी 17.43, एसटी की 10.45 और सामान्य वर्ग की 13.31%, इस तरह से ये बताया गया था। ठीक है, तो अब सवाल ये होगा कि जातीय गणना से क्या फ़ायदा होगा। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये बिहार में जब
सर्वेक्षण हुआ था, जाति सर्वेक्षण उस वक्त का है। उस वक्त तो कागज़ पे भरा गया था, लेकिन अब सबके पास टैबलेट होगा, मॉडर्न तकनीकें होंगी। ओके, अब सवाल होगा कि जातीय गणना से क्या फ़ायदा है। देखिए, अलग अलग जातियों के लोगों की शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में टोटल हालात पता चल सकेंगे और उन लोगों के लिए सही पॉलिसी बनाई जा सकेगी। जैसे आपको बताऊं कि 1980 में जो मंडल कमीशन बनाया गया था, उसके सामने सबसे बड़ी ये समस्या थी कि ओबीसी की संख्या आखिर है क्या, क्योंकि आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी और इसके अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश में 52% थी। तब उस वक्त मंडल कमीशन ने, मतलब सालों पुरानी 1980 में उसने 1931 की जनगणना के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी थी, लगभग 50 साल पुराने डेटा के आधार पर। और उसी के आधार पर, उस वक्त के 50 साल पहले यानी 1931 के आधार पर, और उसी के आधार पर देश में ओबीसी के शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को लागू किया गया था। और बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं जो इससे प्रभावित होती। तो इससे ये पता तो चलेगा ना कि किसकी कितनी आबादी है और कौन कितने पिछड़ी स्थिति में है, ठीक है, कौन की किसकी हालत कैसी है, ये टोटल पता चल सकेगा। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए आगे काम किया जाए, चाहे वो अग्रणी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, जो माना जाता है, जो भी हो, उन सब का एग्जैक्ट डेटा तो पता चल सकेगा। एक तरह से एक्सरे तो हो पाएगा देश का कि कहाँ पर कितनी स्थिति है। अब जब डेटा ही नहीं होगा तो फिर उनके लिए जो पूरा आंकड़े हैं, उनके लिए जो नीतियां हैं, वो कैसे बनाई जाएंगी। तो इसके लिए ये सब ज़रूरी था और विपक्ष ने बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। ज़्यादातर विपक्षी दल जातिगत गणना के लिए, जनगणना के लिए मुखर थे। लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, वो लगातार सभाओं में बोलते रहे थे, जितनी आबादी उतना हक, इस तरह की बातें उन्होंने करी थी और अलग अलग पार्टियों ने डिमांड रखी थी। अब देखिए कि पिछली बार जो बिहार में जातिगत गणना हुई थी, बिहार के लोग भी देख रहे होंगे, तो उनका पूरा डेटा देखिए किस तरीके से ये चीज़ें सामने आई थी, कौन कौन कितनी स्थिति में है, क्या हालात हैं, ठीक है, उन सब की, कौन कितना ढंग से है, मतलब उनकी कितनी आर्थिक स्थिति कैसी है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही कि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जातिगत जनगणना होने जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे जैसे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर होगी बात, मुझे लगता है। अगर कोई मन में सवाल हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ बताऊं कि जो मैंने बोला ना, वो सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वो ऐप पर भी, शार्प लर्निंग ऐप है, वो गूगल प्ले पर मिल जाएगा, वहाँ फ्री में भी मिलता है। वैसे आप मेंबरशिप लेकर करंट फोर्स की तैयारी कर सकते हैं। कुछ प्राइसेस बढ़े हैं उसके मेंबरशिप प्लान के। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, और उसमें 2 साल के, पिछले 2 साल के कंटेंट मिलते हैं और अगले 365 दिन तक अपडेट मिलता रहता है, टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो और आपके एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है उसमें। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 30 अप्रैल को। तो उद्देश्य यही है कि सबको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सब मिल सकें, पहुंच सकें, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी NSAB, उसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा आलोक जोशी। अब ये कौन है आलोक जोशी? तो वो एक्स रॉ चीफ हैं R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेशों में खुफिया एजेंसी है, विदेशों में काम करती है भारत की, उसके जो चीफ रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसका चेयरमैन इनको बनाया जाए। ठीक है, आलोक जोशी को पुनर्गठन कर दिया गया है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, 26 जो पर्यटक थे और स्थानीय भी थे वो मारे गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है जो कि सलाह देता है सुरक्षा को लेकर, देश में क्या सुरक्षा को लेकर किया जाए। तो उसके चेयरमैन बन गए हैं आलोक जोशी। और इसके मेंबर कौन कौन है? रिटायर्ड एयर मार्शल PM सिन्हा है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल
AK सिंह है और रिटायर्ड रियर एडमिरल मोंटी खन्ना है। इसके अलावा भी दो और लोग हैं, कौन कौन है, तो रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं राजीव रंजन वर्मा, और IFS रिटायर्ड IFS अधिकारी हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के वेंकटेश वर्मा। तो ये सब इसमें शामिल हैं। तो ये है पूरा का पूरा NSAB। ओके, अब सवाल होगा कि है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, है क्या। देखिए, इसकी स्थापना कब की गई थी, 19 नवंबर 1998 को की गई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। दिल्ली में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जो है ना, वो एक ऐसी संस्था है जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर सरकार को सलाह देती है। ये लंबे समय के लिए रणनीतियाँ बनाना, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है ना, एक और है परिषद, इसका भी बॉस है, कौन है, नेशनल सिक्योरिटी, ये तो एडवाइजर बोर्ड हो गया। इसके अलावा एक और है NSCS, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च ये बॉडी है, ये कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जिसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देना होता है। इसकी स्थापना की गई थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, 19 नवंबर 1998 को। ठीक है, और उसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए थे ब्रजेश मिश्रा। ओके, तो अभी जो है ना वो NSCS, उसके जो NSA है अजीत डोभाल है, एडिशनल NSA राजिंदर खन्ना है, डिप्टी NSA पवन कपूर है, TV रविचंद्रन है और पंकज सिंह है। सैन्य सलाहकार कौन है, तो एयर मार्शल रिटायर्ड संदीप सिंह, और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल G अशोक कुमार। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग अलग है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इसका चेयरमैन आलोक जोशी को बनाया गया है, और ये जो है ना वो सरकार को रिपोर्ट करता है, सरकार में NSA को करता है, और NSA का जो सचिवालय है वो है ये वाला, उसमें ये सारे मेंबर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। UPSI का बैच चल रहा है ऑलरेडी, रेलवे ग्रुप D का बैच चल रहा है, और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बैच चल रहा है। BPSC 71st BPSC जो आगे आने वाला है नोटिफिकेशन, तो उसके लिए GS स्पेशल कोर्स चल रहा है। UP PCS उसके लिए भी GS स्पेशल पूरा बैच चल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप आप ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है। आंसर क्या होगा, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल के हैं और बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। IPL में वो राजस्थान रॉयल्स टीम्स की तरफ से खेल रहे हैं, और 28 अप्रैल को उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 35 गेंद में शतक दर्ज कर दिया और इतिहास रच दिया उन्होंने। ठीक है, और IPL में वो शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं, सबसे कम उम्र के, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र, और सबसे तेज शतक लगाने के मामले में दूसरे बल्लेबाज हैं। पहले स्थान पर कौन है, क्रिस गेल है, जिन्होंने 2013 में मात्र 30 गेंद में शतक पूरा कर लिया था। ठीक है, तो अब भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात होगी तो उसमें IPL में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 1 मई को। ठीक है, ये दिवस उस श्रमिक आंदोलन के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है जो कि हुआ था कब, 1880 से 1890 के बीच में। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनके उपलब्धियों का सम्मान करना, उनके योगदान को याद करना। ठीक है, मजदूरों या कामगारों या जो भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो भी हैं, उनको संगठित होकर अपनी एकता बनाए रखें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है। ओके, अच्छा, क्यों हुआ था ये श्रमिक आंदोलन 1880 के दशक में। देखिए, आज जो रोज़ाना है ना 8 घंटे निर्धारित है, और अब तो 8 घंटे से ज़्यादा के ड्यूटी का भी सरकार ने ओपन कर दिया है कि ओके है, कि दे सकते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करवा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ नियम वगैरह बनाए गए हैं। पहले क्या था ना कि छुट्टियां नहीं होती थी। ठीक है, 1880 के दशक की बात कर रहे हैं, और टाइम लिमिट भी नहीं था।
तो लगातार बेतरतीब काम कराया जाता था। और अमेरिका में और पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण का उस वक्त का दौर था 1980 के आसपास, और 15 घंटे, 16 घंटे, 18-18 घंटे काम कराया जाता था। तो ये डिमांड हुई थी कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। तो उसी के बाद ये जो वर्कर्स हैं उसके लिए नियम वगैरह बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 30 अप्रैल को, ठीक है। और ये यूनेस्को के द्वारा घोषित है, 2011 में इस दिवस को मनाया गया था, जैज डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है? आंसर होगा अमेजन। अमेजन जो है ना वो भी अब कोशिश कर रहा है कि स्टारलिंक की तरह सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अमेजन ने कुइपर प्रोजेक्ट के जरिए 27 सैटेलाइट को भेजा है 28 अप्रैल को अमेरिका से, और इसको यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस वी रॉकेट के ज़रिए भेजा गया है। और ये है कि इस साल के अंत तक वो चाहती है कंपनी यानी अमेजन कि ढेर सारे जो है ना वो सैटेलाइट अंतरिक्ष के निचली कक्षा में रहे, लो अर्थ ऑर्बिट में, और उसके ज़रिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाए, ठीक है। और इसमें करीब 3236 सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे जाएंगे, और इसके ज़रिए इंटरनेट जो है ना हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए, ठीक है। इससे पहले स्टारलिंक ऑलरेडी ये काम कर रहा है। स्टारलिंक के ज़रिए जो है वो ढेर सारे सैटेलाइट वहाँ पर भेजे गए हैं। अगर हम बात करें 28 मार्च 2025 तक का जो डेटा था, 7135 स्टारलिंक उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं जो कि अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, और 7000 से ज़्यादा 7105 सैटेलाइट अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, अब चीज़ें इंटरनेट की दुनिया, तकनीक की दुनिया बदल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भाषाई सिनेमा के दिग्गज शाजी एन करुणा का निधन हो गया 28 अप्रैल 2025 को? आंसर का मलयालम। मलयालम सिनेमा के शानदार व्यक्ति थे और कैंसर से उनका निधन हो गया। तिरुवनंतपुरम में उनका निधन हुआ है 28 अप्रैल को, और सिनेमा में मतलब छा गए थे वो। 6 फिल्में ही बनाई थी उन्होंने, हालांकि 30 फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी भी की थी उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर, तो उनकी पार्टी ने किस देश में चुनाव जीत लिया और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? आंसर का त्रिनिदाद और टोबैगो। ये देश जो है ना वो कैरेबियन सागर में स्थित देश है। एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं हम, ये अपना प्यारा भारत है, और अब कहाँ चलेंगे? कैरेबियन कंट्रीज़ की ओर चलेंगे, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है ये कैरेबियन सी है। तो वहीं पर, और वहीं पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो देश है त्रिनिदाद और टोबैगो है। ये जुड़वा द्वीप है, एक बड़ा द्वीप है, छोटा द्वीप है, तो यहीं पर है ये, और उसी की दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं ये, ठीक है। कमला प्रसाद बिसेसर इनका नाम है, 73 ईयर की हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, और उनके पुरखे बिहार के बक्सर जिले से थे, बिहार के बक्सर से, ठीक है। उनके बताया जाता है कि उनके जो परदादा थे ना राम लखन मिश्र, उनको अंग्रेज जो है जबरन मजदूरी के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो ले गए थे, और फिर वहाँ रहे, और फिर आज देखिए कि वहाँ उनकी संतान या उनके जो बच्चे के बच्चे हो गए वो प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। मुद्रा यहाँ पर चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इनमें से किसका इतिहास हटा दिया गया है? आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों को हटा दिया गया है। तो 7th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये देखने को मिला है। अब मुगल और दिल्ली सल्तनत को नहीं पढ़ाया जाएगा, और इसकी जगह उसमें सामाजिक अध्ययन, भारत और आगे उसमें जैसे कई सारे जो राजवंश है, मगध, मौर्य, शुंग, सातवाहन, तो ये सब को शामिल किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ, ये सब शामिल कर दिया गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो सरकारी अभियान है इन सबको शामिल किया गया। हालांकि एनसीईआरटी के जब ये काफ़ी इस पर चर्चा हुई कि मुग़ल और दिल्ली सल्तनत को हटा दिया गया है इससे, इन दोनों चैप्टर को इसमें से जब काफ़ी चर्चा हुई तो फिर एनसीईआरटी ने ये कहा, एक्सप्लेन किया कि भाई ये पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट अगले कुछ महीने में आ जाएगा। हालांकि उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की कि क्या ये दोनों जो टॉपिक हैं मुग़ल और दिल्ली सल्तनत ये बरकरार रखे जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है। और पिछले कुछ वक्त में हमने तो देखा है एग्जामिनेशंस में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल से रिलेटेड जो प्रश्न है वो अब कम हो गए हैं। पहले ज़रूर पूछे जाते थे बहुत सारे प्रश्न, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत और मुग़ल का से रिलेटेड जो प्रश्न है वो। ठीक है, एग्जामिनेशंस में भी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान आपके एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या गूगल प्ले पर जाके आप शार्प लर्निंग या सन्मय प्रकाश में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और चलते चलते एक अनाउंसमेंट आपको कर देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंडे को हम लोग मंथली करंट अफेयर्स भी लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। ओके, बाय।